कहते हैं कि सेहतमंद नींव पर ही मजबूत भविष्य की इमारत खड़ी होती है। पोषण का अर्थ केवल पेट भरना ही नहीं है, बल्कि शरीर को सही और संतुलित मात्रा में आवश्यक तत्वों जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और खनिज का मिलना भी है। उत्तर प्रदेश के लाखों नौनिहालों और माताओं की थाली में अब सिर्फ राशन नहीं, बल्कि स्वाद और सेहत का जायका परोसा जा रहा है। रेसिपी आधारित अनुपूरक पुष्टाहार योजना के जरिए आंगनबाड़ी केंद्रों की ये नई पहल जमीन पर कितना रंग ला रही है, बच्चे इसे कितने चाव से खा रहे हैं और कुपोषण पर ये कितना बड़ा प्रहार है, इन सब पर सीधी बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ICDS उत्तर प्रदेश की उप निदेशक डॉक्टर अनुपमा शांडिल्य जी। डॉक्टर अनुपमा जी, योजना कोई नई योजना के रूप में नहीं है, उसका मॉडिफिकेशन हुआ है, स्वरूप बदला है। जैसा आप जानते हैं 1975 से विभाग अस्तित्व में है और हमारे जो लाभार्थी हैं 0 to 6 इयर्स के बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज, नर्सिंग मदर्स, और एक अलग योजना उसी रूप में चल रही है सैग, जिसमें स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स हम कहते हैं, जिनको हम THR उपलब्ध कराते हैं। अलग प्रकार की व्यवस्था प्रदेश में थी। अभी वर्ष 2013 का जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसकी अनुसूची 2 में बदलाव किए गए जनवरी 2023 में, और उसके अनुरूप ये पाया गया कि अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग रेसिपी, अलग अलग कंपोनेंट, अलग अलग माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। तो मैं यहाँ पर बता देना चाहूंगी आपको कि उत्तर प्रदेश इस योजना को NFSA 23 को लागू करने वाला, जो अमेंडमेंट हुआ 13 में, उसको लागू करने वाला भारत का प्रथम प्रदेश बना है। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि हुई उत्तर प्रदेश के लिए। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगी, अपने विभाग के, अपने ACS, अपने सेक्रेटरी, डायरेक्टर को, कि जिन्होंने एक अथक प्रयास किया कि इसको हम किस तरीके से पहले लागू करें। ये न केवल कोई कंपटीशन है कि पहले लागू करें, ये हमारी कटिबद्धता है, ये प्रतिबद्धता है कि हम अपने सुपोषित प्रदेश के लिए और सुपोषित बच्चों के लिए, और जो 2047 की हमने विकसित भारत की परिकल्पना की है, उसको साकार रूप देने के लिए इसको लागू करें। जी मैम, जैसे कि आपने बताया कि ये योजना बच्चों और महिलाओं को कुपोषण से मुक्त करने के लिए लागू की गई है, तो ये हमें बताइए कि पहले से जो मौजूद योजनाएं हैं तो उनसे ये योजना कितनी अलग है और इसकी आवश्यकता क्या पड़ी? जी, जैसा मैंने आपको कहा कि विभाग 75 से ही अस्तित्व में है। 2 अक्टूबर 1975 में ये विभाग अस्तित्व में आया। तब से निरंतर हम THR के फॉर्म में कुछ ना कुछ बच्चों को इस रूप में देते हैं कि यही हमारे बेनिफिशियरी हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने समय समय पर इसके मानक बदले और कुपोषण का जो स्तर है उसको देखते हुए ये पाया कि एज स्पेसिफिक जब तक न्यूट्रिशन नहीं होगा तब तक कुपोषण पर प्रहार नहीं किया जा सकेगा। देखिए, काउंसलिंग है, विभिन्न हमारे सामुदायिक आधारित गतिविधियां हैं, हमारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर कि हम व्यवहार परिवर्तन के रूप में बात करते हैं। जैसे VHSND का सत्र है, जो ग्राम स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता दिवस है, हम प्रशिक्षण के माध्यम से अवेयर कर रहे हैं लोगों को। हमने ILA की ट्रेनिंग दी है, इंक्रीमेंटल लर्निंग आंगनवाड़ी वर्कर्स को, सतत एक जो तकनीकी ज्ञान है हम वो भी उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जब तक जो पोषण, जैसा आपने अपनी प्रस्तावना में ही कहा कि नींव ही उसी के ऊपर आधारित है, तो पोषण के स्तर के लिए हमेशा सरकारें अपनी अपनी तरीके से काम करती रही। लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रतिबद्धता थी कि उन्होंने इस पर पूरी तरीके से फोकस किया और बहुत सारे राउंड मीटिंग के हुए, कैबिनेट में अप्रूवल के लिए बहुत सारे संशोधन बीच में हुए इसके, और इसको बहुत ही गुणवत्तापूर्ण तरीके से ये निर्मित किया गया। बहुत सारे चरणों से होकर ये गुजरा, जिसमें हमने जो लैब टेस्ट हैं वो किए, इसकी स्वाद का परीक्षण किया है, उसकी गुणवत्ता का परीक्षण किया, उसकी ग्राह्यता कैसी हो लोगों के बीच में उसका परीक्षण किया, और तब जाकर ये इस रूप में हमारे पास आई है। हमारे 7 बेनिफिशियरी कैटेगरी भी चेंज हुई है। अच्छा जी मैम, हम पहले 0 to 3 इयर्स के बच्चों को, 0 मतलब 6 मंथ to 3 इयर्स के बच्चों को, और 3 to 6 इयर्स के बच्चे के लिए, तो ये 2 एज ग्रुप थे बच्चों के लिए। लेकिन ये महसूस किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से कि नहीं,
हमारा 6 मंथ्स टू 1 ईयर का जो बच्चा है, जैसे ही माँ का दूध छोड़ता है तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग पे आता है, उसको एक अलग तरीके का भोजन चाहिए। 1 से 3 साल के बच्चे की अलग नीड है, क्योंकि वो माँ का दूध भी साथ में लेता है अप टू 2 इयर्स। लेकिन आप जान भी रहे हैं कि बच्चे का मस्तिष्क का लगभग 80% डेवलपमेंट इसी उम्र में हो जाता है। तो उसलिए उस एज स्पेसिफिक हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट को ऐड किया गया। 7 माइक्रोन्यूट्रिएंट ऐड हुए हैं इसमें। और फिर जो 3 to 6 इयर्स के बच्चे हैं, क्योंकि वो प्री प्राइमरी में जाना शुरू कर देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है ये उस गैप की प्रतिपूर्ति करती है जिसको कि माँ बाप अपने घर में भोजन दे रहे हैं। तो ये प्रयास किया गया कि इसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाए और इसके सारे तकनीकी चरणों की मॉनिटरिंग बहुत ही अच्छे तरीके से हुई। तो मुझे उम्मीद है कि ये कुपोषण को खत्म करने में सहायक होगी। जी मैम, जहाँ पहले आंगनबाड़ी केंद्रों पर दलिया, तेल और दाल मिला करती थी, अब वहाँ पर हलवा, बर्फी, सोया खिचड़ी जैसे स्वादिष्ट विकल्प मिल रहे हैं। मैम, हमें ये बताइए कि किस आयु वर्ग के बच्चों और माताओं के लिए क्या खास रेसिपी तैयार की गई है इसमें? जी, पहले तो मैं आपका जो प्रश्न का प्रथम भाग है उसी को लेती हूँ। ये जो आपने कहा दलिया, फोर्टिफाइड राइस, ऑयल, चना दाल ये देते थे, ये एक इंटरिम व्यवस्था के रूप में था। आपको मैं जानकारी देना चाहूंगी कि UPSRLM जो उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है, उसके माध्यम से ये बात रखी गई कि हम स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को एक तरफ वीमेन एम्पावरमेंट उनको देंगे और एक तरफ पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। तो उनको एम्पावरमेंट करने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विजन था कि हम इन संस्थाओं के माध्यम से ये प्लांट स्थापित करेंगे और उन प्लांट्स के माध्यम से हमें ये न्यूट्रिशन दिया जाएगा। लेकिन SRLM के जो प्लांट्स है 204 प्लांट्स हैं, उनको समय रहते एक्सटेंड करना था, जो कि नहीं हो पाए। तो अंतरिम व्यवस्था के तहत नेफेड जो कि एक PSU है, उसको एक व्यवस्था दी गई कि वो ये फोर्टिफाइड राशन देंगे। इसको हालांकि लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया और कहा कि नहीं ये तो रॉ राशन है, विच वॉज नॉट एक्चुअली। ये फोर्टिफाइड दलिया था जो एक प्रोसेस से होके गुजर चुका था। ये चना दाल थी जो आप समझ सकते हो कि अपने आप में प्रोटीन है, और फोर्टिफाइड ऑयल की हमने बात करी। तो ये जो दलिया, राइस, ऑयल ये हमारा फोर्टिफाइड था, तो एक प्रोसेस से गुजर चुका था। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये निर्देश थे कि रॉ फॉर्म में उसे उन्होंने राह के रूप में डिफाइन किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये रेडी टू ईट फूड होना चाहिए, जिसे बच्चा थोड़े गर्म पानी मिला के या माँ तुरंत तैयार करके, अगर हम घर के लिए देते हैं तो वो तुरंत तैयार करके उसको सर्व कर सकती है। क्योंकि मैंने बताया कि अंतरिम व्यवस्था थी, तो इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उस अधिनियम को, उसकी शेड्यूल 2 को संशोधित करते हुए अपने यहाँ ये व्यवस्था जारी करी कि नहीं, ठीक है, हम हर एज ग्रुप को अब एक न्यू रेसिपी। आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा स्टेट जिसमें करोड़ों की संख्या में लाभार्थी हैं, तो उतने बेनिफिशियरी के लिए एकदम से शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं था। तो ग्रेजुअली वी वर वर्किंग सिंस लास्ट 2 इयर्स, आप कह सकते हैं कि हम दिसंबर 24 से हम इस पर काम कर रहे थे और अंततः हम अप्रैल 26 से हम इसको लागू करने में सफल हुए हैं। जी मैम। मैम, अति कुपोषित बच्चों के लिए बाल संजीवनी और आरोग्य पोषण जैसी विशेष रेसिपी इस व्यवस्था में बनाई गई है। तो इसमें कौन से ऐसे मुख्य तत्व शामिल किए गए हैं जो बच्चों को और भी जल्दी स्वस्थ होने में सहायता करेंगे? जैसे मैंने आपको बताया कि पहले केवल हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करते थे, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नए मानक हैं उसमें 7 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को भी ऐड किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि शरीर की पूर्ति के लिए अगर हम एक्चुअल में पोषक तत्व देखें तो पोषक तत्व न केवल मैक्रो न्यूट्रिशन से मिलकर बना होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। चाहे वो विटामिन ए हो, विटामिन B12 हो, जिंक हो, कैल्शियम हो, आयरन, फॉलिक हो। तो इन तरीके के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट 7 न्यूट्रिएंट्स को मिलाकर जो नई रेसिपी तैयार की गई है, ये माना गया कि बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए और शारीरिक विकास के लिए, देखिए दोनों पैरेलल चल रहे हैं इस समय पे। छोटे बच्चे का एक तरफ शारीरिक विकास होता है, एक तरफ मानसिक विकास होता है। तो तभी हम बोलते हैं कि माँ के दूध के साथ साथ 6 मंथ्स के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करें। तो जब तक ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, प्रकृति ने कुछ ऐसा बनाया कि माँ के दूध के अंदर ही वो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। आयरन की प्रतिपूर्ति बच्चे को 6 मंथ्स तक
रहती है स्टोर्ड, मैं ये नहीं कहूंगी कि मिल्क के माध्यम से होती है, लेकिन जो बॉडी में स्टोर्ड रहता है उसके माध्यम से होती है। लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली शरीर विकास हो रहा है, मस्तिष्क का विकास हो रहा है, तो तब आप देखिए कि शहरी क्षेत्र में ओमेगा 3 की बात करने लगे हैं, तो अवेयरनेस बढ़ी है। तो इस तरीके के माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हमारा गरीब जनता है, जो कि घर पर उन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कर सकते, या अपना जो दैनिक अगर उनका देखें रूटीन, तो दाल सब्जी रोटी के अलावा, और वो भी कहीं कहीं जगह मुहैया भी नहीं हो पाती है। ये थैंक्स गवर्नमेंट के लिए कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से उनके पास अनाज और ये सब चीजें पहुंच रही हैं, लेकिन फिर भी एक ग्रुप है अभी भी जिसको हम वंचित ग्रुप के रूप में ले सकते हैं। तो वंचित से यहाँ पर मेरा अभिप्राय है उस एज ग्रुप को जो वल्नरेबल है, जो जल्दी से कुपोषण का शिकार हो सकता है। तो ये जो एक लोक कल्याणकारी राज्य है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों को, अपने बच्चों को, अपनी गर्भवती महिलाओं को पोषण का स्तर सुधार सके उनका। तो यही प्रयास हुए हैं जिसमें कि हमारी नई रेसिपी, उसको नाम इस रूप में दिया गया। मैम, इस योजना की एक खूबसूरत बात यह भी है कि इसे तैयार करने की कमान राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के हाथ में है। तो इससे स्थानीय महिलाओं को कितना रोजगार और प्रोत्साहन मिल रहा है इस योजना के जरिए? देखिए, नियरली 40,000 महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। जी। तो SRLM का रूरल डेवलपमेंट की जो एक विंग है, उसका ये मंशा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि ऐसी महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करें, आर्थिक रूप से उनका स्वावलंबन करें, संबल बनाएं उनको, और साथ ही साथ बच्चों को पोषण सुरक्षा का काम दे। क्योंकि लोकल लेवल पर एक औरत, एक महिला जो अपने बच्चों के प्रति संवेदनशील हो सकती है, वो शायद कोई बाहर का व्यक्ति नहीं हो सकता। तो वो एक माता के रूप में भी है, वो हो सकता है कि किसी गर्भवती के परिवार से जुड़ी हुई हो, लाभार्थियों के परिवारों से जुड़ी हुई हो वो महिलाएं। तो उन महिलाओं को एक पहल है, इस मॉडल को लोग देखने के लिए आते हैं लोग बाहर से, कि हम स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा न्यूट्रिशन और प्लांट है, वो स्वच्छता है उसमें, उसका एक सिस्टमेटिक तरीका है, साइंटिफिक रूप से वो सारी चीजें बनकर आती हैं। तो जहां एक तरफ महिलाओं की आर्थिक स्वावलंबन की बात कही, वहीं दूसरी ओर पोषण सुरक्षा की बात थी। तो ये राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से, और मैंने जैसे कहा कि 204 प्लांट हैं जो पूरे यूपी को कैटर नहीं कर सकते, अभी ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, वो अवेयरनेस पढ़ा रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। लेकिन जब तक ये व्यवस्था नहीं होती, नेफेड के माध्यम से, जो कि एक PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, उनके माध्यम से 6 प्लांट्स उन्होंने एस्टैब्लिश किए हैं अलग अलग जनपदों में, जिसके माध्यम से आप देखिए कि जो डोर स्टेप डिलीवरी है, लाभार्थी के घर तक पहुंचने के लिए पूरा एक सिस्टमेटिक व्यवस्था है। आंगनवाड़ी वर्कर जिस समय पर प्राप्त करती है, तो प्लांट से जब वो न्यूट्रिशन चलता है, तो प्लांट से न्यूट्रिशन चलने के बाद वो जनपद में एक वेयर हाउस है, जिसे स्टोर के रूप में आप कह सकते हैं, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ICDS, वो हमारे विभाग का नहीं है, नेफेड ने अपने ही वेयर हाउस खोले हैं। आप जिस दिन से वो प्लांट से स्टार्ट होता है, तभी से आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि वो कहाँ पर है, और फिर वहां से वो आंगनवाड़ी केंद्र तक जाता है। आंगनवाड़ी केंद्र को एक OTP, उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, एवरी मोबाइल नंबर हैज बीन वेरीफाइड, तो वो वेरीफाइड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा उसको, और OTP आने के बाद वो बोलेगी यस ये मेरा नंबर है। न्यूट्रिशन उसको किसी भी पास के स्थान से जहां पर पिक की उसका वो डिलीवरी बॉय है, वो उसको देगा, वो चालान देगी। और खूबसूरती इसकी देखिए कि हर एक पैकेट के पीछे एक QR कोड है, जिसको वो हर पैकेट को स्कैन करेगी। आप कहेंगे कि आंगनवाड़ी के पास इतना टाइम है क्या, लेकिन इस स्कीम को पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए, वो भी क्योंकि उसका एक हिस्सा है, तो इन व्यवस्थाओं से उसे भी लाभ हुआ है। और मैं समझती हूँ आप किसी तरीके का पिल्फरेज जो कह सकते थे कि कहीं भी कोई दुरुपयोग होने की संभावना, वैसे तो मैं ये कहूंगी कि पहले भी ऐसा दुरुपयोग की स्थिति नहीं थी, लेकिन अब जो सिस्टम डेवलप हुआ है ये, तो ये तकनीकी डिजिटली एवरीथिंग इज मॉनिटर्ड, और सब लोगों को DPOs को, CDPO को एक डैशबोर्ड दिया गया है, जहां पर वो अपने ID पासवर्ड डालकर लॉगिन करके देख सकते हैं कि मेरे आंगनवाड़ी वर्कर के कितने चालान आ गए हैं, कितनों में डिलीवरी हो गई है। और एक कॉल सेंटर बनाया नेफेड ने, उस कॉल सेंटर से लाभार्थियों से फीडबैक ली जा रही है, और
फीडबैक में लाभार्थियों की पॉजिटिव फीडबैक इस बात का प्रमाण है कि हम सफल रहे हैं और राज्य ने जो लीड ली है बिल्कुल उसके लिए गौरव का क्षण तो है ही माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि इनिशिएटिव है जी। तो इस तरीके से हम लागू करें। जी मैम, जैसा कि आपने बताया कि राशन के वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए कई सारे कदम उठाए गए हैं। ओटीपी की व्यवस्था आपने बताई, उसको ट्रैक किया जा सकता है। मैम, एक फेस रिकॉग्निशन सिस्टम भी लागू किया गया है, इसके क्या लाभ हैं? और एक ग्रामीण महिला या जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, ये उसके लिए डिजिटल व्यवस्था कैसे काम करती है? आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं, पूर्व में भी उनके पास हैं, लेकिन जहां पर विगत 4 वर्ष कंप्लीट हो चुके थे वहां पर उनको रिप्लेस करने की सुविधा है। अभी हम 69,000 के करीब स्मार्टफोन दे चुके हैं और इसका बेहतर पार्ट ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको टॉप अप किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो धनराशि दी थी कि नहीं हमारी बहनों को अच्छे दर्जे के मोबाइल मिले, तो वहां पर टॉप अप किया गया और टॉप अप करने के बाद आंगनवाड़ी बहनों को ये वितरित हुए हैं। अब न केवल आंगनवाड़ी तक डिलीवरी सुनिश्चित की जाए, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए कंसर्न है कि धरातल पर ये योजनाएं कितने बेहतर तरीके से, कितने पारदर्शी तरीके से लागू हो रही हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये FRS का सिस्टम, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम एक डेवलप किया, जिसमें कि जब लाभार्थी हमारे पास पुष्टाहार लेने के लिए आता है, THR लेने के लिए आता है, तो उसके आधार से लिंक है, उसकी फोटो ली जाती है। KYC उनके हो रखे हैं पूर्व से। जैसे ही हम क्लिक करते हैं उसका फोटो, तो आधार वेरीफाई होने के बाद ये पता चल जाता है कि हाँ यही लाभार्थी है, और उस लाभार्थी को जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी समीक्षा करती है हर महीने, हम अपने स्तर से करते हैं, और ये पिछले वर्ष इसको हम 95 और 97% तक कर पाए थे, क्योंकि ये नई व्यवस्था अभी लागू हुई है, तो आप समझ रहे हैं पूरी सिस्टम में लागू करने में। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले 1-2 माह में ये पूरी व्यवस्था पूरी तरीके से, और अगेन हम 98% क्या 100% FRS के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। बिल्कुल मैम, जैसा कि आपने बताया कि आपको कई अच्छे पॉजिटिव फीडबैक मिल रहे हैं, तो चलते चलते उन लाखों हजारों श्रोताओं और माताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो इस योजना का लाभ उठाने के लिए क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आंगनवाड़ी हमारी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जी मैम, जिसके माध्यम से धरातल पर हम इन योजनाओं का संचालन करते हैं। जी। बेनिफिशियरी को नई व्यवस्था से अवेयर करने के लिए हमने शेफ्स जो कि नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल फेम के, जैसे कि पूजा ढींगरा जी, रणवीर बरार, विक्की रत्नानी जी, इनसे हमने वीडियोस बनवाए। हमारे पार्टनर्स UPTSU और अशोका यूनिवर्सिटी के माध्यम से उन्होंने हमें फैसिलिटेट किया इसके लिए। और ये हमने 10 रेसिपी पे, जो हमारी 10 रेसिपी है, 10 रेसिपी पे वीडियो बनाया, जिसे हमने D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर कह सकते हैं, बेनिफिशियरी कह सकते हैं आप। उनको हमने ये भेजा कि हर व्यक्ति देखे। लाभार्थियों के लिए अलग वीडियो बनाई कि किस तरीके से वो इसको अपने सामान्य तरीके से अपने घर में और पौष्टिक बना के खिला सकती है। कोई भी चीज हो, मोनोटोनस हो जाता है यदि एक व्यक्ति बार बार उसी चीज को खिचड़ी के फॉर्म में ही खा रहा है, तो उस खिचड़ी से किस तरीके से वो दलिया बना सकता है, कैसे इडली बना सकता है, कैसे वो हलवा बना सकता है, कैसे उसके लड्डू बन सकते हैं, थोड़ा कुछ भी इंग्रेडिएंट डाल के। लेकिन वो ऑलरेडी इतना स्वादिष्ट है कि उसमें अगर कोई अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के चलते कुछ ऐड न करने की क्षमता रखता हो, तब भी वो चीज सुस्वादु है और ग्राह्यता उसकी हम देखने को मिल रही है। बिल्कुल। इतनी महत्वपूर्ण योजना के बारे में हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनुपमा जी। थैंक यू सो मच मैडम। बस मैं अपने लाभार्थियों को ये जरूर कहना चाहूंगी, अपने आंगनवाड़ी बहनों को, DPOs को, CDPOs को, कि ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसको हम धरातल पर लागू करें और जो सरकारी प्रयास हैं उसके प्रति जो अपना सम्मान है उसको दिखाएं और इन योजनाओं को स्वीकार करें, और किस तरीके से इसका लाभ हर व्यक्ति तक पहुंच सके बिना किसी दुरुपयोग के। तो मुझे लगता है कि बच्चे का पोषण, माता का पोषण और हमारी किशोरियों का पोषण, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और एक जो सुपोषित प्रदेश की कल्पना है वो साकार हो सकेगी इस न्यू रेसिपी के माध्यम से, और उत्तर प्रदेश गर्व से कह सकेगा कि नहीं, वी आर द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट दिस स्कीम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।